प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार। आज कराऊंगा प्यारे बच्चों आप लोगों को एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो चलो शुरू करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो आप लोग सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से प्यारे विद्यार्थियों, पुरुष वॉलीबॉल पुरुष वॉलीबॉल टीम की नेट की भूतल से ऊंचाई क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट 2.22 मीटर, 2.24 मीटर, 2.43 मीटर, 2.25 मीटर। ये सारे के सारे बच्चों मीटर में हैं, सारे के सारे मीटर में है। तो चलो मैं अब इस सवाल की बिल्कुल डिटेल बताऊंगा आप लोगों को। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो पुरुष वॉलीबॉल वॉलीबॉल टीम में खिलाड़ी खिलाड़ी कितने होते हैं बच्चों? 6। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके कोर्ट की लंबाई, तो क्या कहेंगे आप लोग? 18 मीटर। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, चौड़ाई की, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 9 मीटर। अगर मैं इसकी गेंद के वजन की बात करूं, गेंद के वजन की, तो गेंद का वजन कितना होता है? 260 ग्राम से लेकर के 262 ग्राम। 260 ग्राम से लेकर के 262 ग्राम। और अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों क्रिकेट की गेंद का वजन, ये कितना होता है? 155 ग्राम से लेकर के 160 ग्राम। देखो प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को जानकारी दी है। तो पुरुष वॉलीबॉल टीम की नेट की भूतल से ऊंचाई क्या होती है? देखो अगर मैं पुरुषों की बात करूं, तो क्या कहोगे? 2.43 मीटर भूतल से, मतलब ये आप लोगों का नेट है इस तरीके से, ये आप लोगों का नेट है इस तरीके से। तो इस नेट की, देखो अगर मैं पुरुषों की बात करूं, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 2.4 मीटर। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 2.24 मीटर। ये महिला। तो उसने प्यारे विद्यार्थी पूछा था कि पुरुषों की टीम की जो नेट है उसकी भूतल से ऊंचाई कितनी है? तो क्या कहोगे? 2.43 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? 2.43 मीटर। और अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थी, बहुत ध्यान से, बहुत प्यारा सा सवाल, अगर मैं बात करूं वॉलीबॉल में, तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल, तो क्या कहोगे? 6। अगर मैं कहूं बच्चों नेट बॉल, तो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो याद रखोगे 7। अगर मैं बात करूं फुटबॉल, तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। अगर मैं बात करूं हॉकी, तो हॉकी में भी 11। अगर मैं बात करूं क्रिकेट, तो क्रिकेट में भी कितने प्यारे विद्यार्थी? 11। और देखो अगर मैं बात करूं फुटबॉल, तो फुटबॉल में कितने? 11। अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों कबड्डी और वाटर पोलो, अगर मैं बात करूं कबड्डी और वाटर पोलो, तो क्या कहोगे? 7। क्योंकि कबड्डी क्या होता है? 7 मिलकर के खेलते हैं। उसके बाद वाटर पोलो, इसमें भी क्या कहोगे? 7। अगर मैं बात करूं आप लोगों से हॉकी, क्रिकेट, तो इसमें भी कितना होता है? 11। अगर मैं बात करूं रग्बी अगर मैं बात करूं रग्बी की बच्चों, तो रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सबके लिए। तो पुरुष वॉलीबॉल टीम के नेट की भूतल से ऊंचाई कितनी होती है? तो क्या कहोगे? 2.43 मीटर। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो पुरुष वॉलीबॉल के लिए आप लोगों को मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। टोटल खिलाड़ी कितने होंगे? 6। कोर्ट की लंबाई कितनी? 18 मीटर। चौड़ाई कितनी? 9 मीटर। गेंद का वजन कितना होता है? तो क्या कहोगे? 260 ग्राम से लेकर के 262 ग्राम। और क्रिकेट की गेंद का वजन कितना रहेगा? तो क्या कहोगे? 155 ग्राम से लेकर के 160 ग्राम। कबड्डी में टोटल खिलाड़ी कितने? 60। वाटर पोलो में टोटल खिलाड़ी कितने? 7। हॉकी में टोटल खिलाड़ी कितने? 11। रग्बी में टोटल खिलाड़ी कितने? 15। और अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों की जो नेट है उसकी भूतल से ऊंचाई कितनी? 2.43 मीटर। और महिलाओं की कितनी है? तो क्या कहोगे? 2.24 मीटर। अगर मैं बात करूं वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी? तो क्या कहोगे बच्चों? 6। अगर नेट बॉल में कहूं तो कितना कहोगे? 7। और अगर मैं बात करूं फुटबॉल की तो क्या कहोगे? 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2.43। चलो स्क्रीन शॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, बहुत बढ़िया। अभी तबीयत खराब चल रही है प्यारे विद्यार्थी, इस वजह से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कालबेलिया। कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शंस फर्स्ट, बिहार। ऑप्शन सेकंड क्या होगा बच्चों? पहला बिहार, दूसरा उड़ीसा। तीसरे की अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल और राजस्थान। पश्चिम बंगाल और क्या कहोगे? राजस्थान। तो बताओ जरा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके दो कि कौन सा नृत्य किसका है। तो क्या याद रखोगे बच्चों? देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों से राजस्थान का, तो राजस्थान के लिए क्या क्या याद रखोगे? गैर नृत्य, चरी नृत्य, घूमर और भवई। गैर नृत्य सबसे पहला कालबेलिया, गैर नृत्य बच्चों चैर नृत्य, उसके बाद भवाई नृत्य। इतने नृत्य कहां से याद रखेंगे? और उसके बाद जो फेमस है बच्चों घूमर। उसके बाद कौन सा याद रखोगे? घूमर। ठीक है, तो राजस्थान के कौन कौन से याद रखना? कालबेलिया, उसके बाद गैर नृत्य, उसके बाद बच्चों क्या कहोगे? चैर नृत्य, उसके बाद भवाई नृत्य, और उसके बाद क्या कहोगे? घूमर नृत्य। और अगर मैं बात करूं बच्चों देखो बिहार की, तो बिहार से आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? बिहार से, तो बिहार से याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों बहुत ध्यान से, जाट जाटिन, उसके बाद धोबिया झिझिया। जाट जाटिन, धोबिया, झिझिया। और अगर मैं बात करूं बच्चों पश्चिम बंगाल का कौन सा? जात्रा। उसके बाद उड़ीसा का ओडिसी। तो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। तो कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान। बिहार में क्या क्या याद रखोगे? तो क्या याद रखोगे बच्चों? जाट जाटिन, उसके बाद धोबिया, और उसके बाद क्या कहोगे? झिझिया। उसके बाद उड़ीसा में क्या याद रखोगे? ओडिसी। पश्चिम बंगाल में क्या याद रखोगे बच्चों? जात्रा। और राजस्थान में क्या क्या बच्चों? कालबेलिया, उसके बाद गैर, उसके बाद चैर, उसके बाद क्या कहोगे? भवाई नृत्य, क्या कहोगे? घूमर नृत्य। तो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राजस्थान। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बहुत ध्यान से, एक मिनट, आवाज तो सही पहुंच रही है विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रणजी ट्रॉफी सर्वाधिक बार किस टीम ने जीती?
ऑप्शंस फर्स्ट कर्नाटक, यूपी, मुंबई, दिल्ली। ये चार ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए कि रणजी ट्रॉफी सर्वाधिक किस टीम ने जीती है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, देखो जो रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो किससे है, तो क्या कहोगे, क्रिकेट। क्या कहोगे, क्रिकेट। अगर आपसे बात करी जाए प्यारे विद्यार्थी, इसका पहला मैच कब खेला गया था, पहला मैच 1934 में किस किस के बीच में खेला गया था, मुंबई। पहला मैच किस किस के बीच में खेला था, तो क्या कहोगे, मद्रास और मैसूर। ठीक, अगर मैं बात करूं इनकी विजेता क्रम की, तो विजेता क्रम में देखो कर्नाटक ने कितनी बार, तो क्या कहोगे 8 बार। उसके बाद यूपी ने कितना बार, तो क्या कहोगे बच्चों 1 बार। उसके बाद अगर मैं मुंबई की बात करूं, मुंबई 41 बार। अगर बात करूं दिल्ली, तो दिल्ली ने कितनी बार, तो याद रखोगे बच्चों 7 बार। कर्नाटक कितनी बार, 8 बार। यूपी कितनी बार, 1 बार। मुंबई कितनी बार, 41 बार। दिल्ली कितनी बार, 7 बार। अगर बात करूं मैं इसके संस्करण की, तो इसका कौन सा संस्करण है प्यारे विद्यार्थियों, सन 2023 और 24 का, सन 2023 और सन 2024 का ये कौन सा संस्करण था, तो याद रखोगे 90वां संस्करण। कौन सा था बच्चों, 90वां संस्करण। बहुत बढ़िया विद्यार्थी, बहुत ही बढ़िया। तो चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो रणजी ट्रॉफी सर्वाधिक बार किस टीम ने जीती है, तो क्या याद रखोगे, मुंबई। क्या याद रखोगे, मुंबई। देखो इतनी बातें आप लोगों को बताई मैं। कर्नाटक ने कितनी बार, 8 बार। यूपी ने कितनी बार, 1 बार। मुंबई ने कितनी बार, 41 बार। और उसके बाद अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 7 बार। और अगर आपसे कहा जाए कि सन 2023-24 का जो संस्करण था वो कौन सा था, 90वां संस्करण। स्क्रीन शॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे विद्यार्थियों। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आप सबके लिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 से सन 2011 की जनगणना के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 बच्चों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार सन 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा कम साक्षर राज्य, दूसरा कम साक्षर राज्य, दूसरा कम साक्षर राज्य। बच्चों देखो ऑप्शंस फर्स्ट है आपका बिहार, सेकंड की बात करूं मैं मिजोरम, थर्ड की बात करूं अरुणाचल प्रदेश, और फोर्थ की अगर मैं बात करूं बिहार है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है बच्चों। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश, अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से हिमाचल प्रदेश की। चलो देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। पहले तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को देखो सन 2011 की जनगणना, सन 2011 की जनगणना, पहले तो जनगणना सबसे पहली बार किसने कराई थी, तो क्या याद रखोगे, फ्रांस ने। सबसे पहली बार किसने कराई थी, फ्रांस ने। उसके बाद दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना किसने कराई थी, अमेरिका ने। भारत में जनगणना 1872, किसके काल में बच्चों, लॉर्ड मेयो। किसके काल में, लॉर्ड मेयो। और अगर मैं बात करूं भारत में दशकीय जनगणना,
किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में कब हुई थी? तो याद रखोगे 1872। और इसके काल में कब हुई थी? तो याद रखोगे लॉर्ड रिपन के 1881। ठीक, वहां जो सवाल है सन 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा कम राज्य है। अगर मैं देखो यहां तो सबसे कम राज्य और यहां सबसे अधिक, ये सबसे कम साक्षर है और ये सबसे अधिक साक्षर है बच्चों। तो सबसे कम की मैं बात करूं, पहले नंबर पर क्या था आपका? बिहार। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या था? अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे की मैं बात करूं राजस्थान। तीसरे की मैं बात करूं तो तीसरा क्या था? राजस्थान। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं सबसे अधिक, तो सबसे नंबर 1 कौन था बच्चों? केरल। फिर उसके बाद क्या था बच्चों? मिजोरम। और तीसरा क्या था? गोवा। तीसरा क्या था? गोवा। और अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं तो परसेंटाइल कितनी होगी बच्चों इसकी? बहुत ही ध्यान से 61, 63, 66। 61%, 63%, और क्या कहोगे? 66%। और उधर अगर केरल वाले की मैं बात करूं तो केरल की कितनी है? 94, 91, 88। 94, 91, और क्या याद रखोगे बच्चों? 88%। तो यहां जो सवाल पूछा गया था, सवाल क्या था प्यारे विद्यार्थियों, कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम साक्षर राज्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अरुणाचल प्रदेश। ये मैं टॉप 3 बताए हैं, ये टॉप 3 बताए। सबसे कम साक्षर, तो सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की। बिहार से थोड़ा कम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। फिर उससे कम किसकी है? तो क्या कहोगे? राजस्थान की। और सबसे अधिक साक्षर की मैं बात करूं तो सबसे अधिक साक्षर कौन सा? केरल। उसके बाद कौन सा बच्चों? मिजोरम। और उसके बाद कौन सा? गोवा। और अगर मैं बात करूं जनगणना सबसे शुरू में किस देश ने कराई थी, तो याद रखोगे फ्रांस। दशक की जनगणना किसने कराई थी? तो याद रखोगे अमेरिका। भारत में जनगणना किसने शुरू कराई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो। लेकिन अगर दशक या 10 साल बाद वाली जनगणना की बात करूं तो किसने शुरू कराई थी मेरे विद्यार्थियों? तो क्या याद रखोगे? लॉर्ड रिपन। और कब शुरू कराई थी? 1881। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 है आप सबके लिए। 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना हुई? बच्चों इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है, और यह कि पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना हुई? 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना हुई? तो इसका मैं विकल्प लिखता हूं बच्चों। सबसे पहला है आपका प्रार्थना समाज। सेकंड विकल्प है आप सबके लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसो सोसाइटी। तीसरा क्या है प्यारे विद्यार्थियों? युवा बंगाल आंदोलन। और चौथा क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन। चौथा क्या है बच्चों? रामकृष्ण मिशन। अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल। अगर मैं बात करूं देखो इसकी, तो इसकी स्थापना किसने करी थी? 1867 में मुंबई में। ठीक है। कौन कौन से 2 कैंडिडेट थे? तो याद रखोगे आत्माराम पांडुगर, आरजी भंडारकर। ठीक है। आत्माराम पांडुगर, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और दूसरा क्या था? आरजी भंडारकर।
ठीक है। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बसाई थी, तो याद रखोगे प्यारे बच्चों मैडम वलाता वास्की। ठीक, किसने बसाई थी, मैडम वलाता वस्की। और युवा आंदोलन किसका था, तो क्या कहोगे, हेनरी डेरिजियो, हेनरी डेरिजियो, हेनरी डेरिजियो। और रामकृष्ण मिशन किसका था, बताओ जरा प्यारे विद्यार्थी, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। तो इसका ये मिशन किसका था, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए वेद समाज, वेद समाज 1864 किसने बसाया था, तो क्या कहोगे, केसी सेन, वेद समाज के संस्थापक केसी सेन। और अगर आपसे बात कहा जाए बच्चों पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा 1867, एमजी राणा डे। चलो इस क्वेश्चन को एक बार और डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को। देखो 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना हुई, तो सबसे पहले ऑप्शंस लिखे मैं आप लोगों के सामने। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, 1867। इसके स्थापित कर्ता कौन थे, तो याद रखोगे आत्माराम पांडुगर। और दूसरा क्या याद रखोगे, आरजी भंडारकर। और उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, तो याद रखोगे मैडम वलाती वस्की। युवा आंदोलन की स्थापना किसने करी थी, तो क्या कहोगे, हेनरी डेरिजियो। और रामकृष्ण मिशन किसने बसाया था, तो क्या कहोगे, स्वामी विवेकानंद। उसके बाद दो संस्थाओं के बारे में और बताया, वेद समाज की स्थापना कब हुई थी, 1866, और किसने करी थी, केसी सेन। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, 1867 में, और किसने करी थी, एमजी राणा डे। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, प्रार्थना समाज। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया, तो इसका राइट आंसर बच्चों में स्क्रीन, पहले तो इसके ऑप्शंस लिख रहा हूं, 1857, 1888, 1889, 1856। बताओ जरा बच्चों, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से बताऊं, देखो सबसे पहली बात बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1856। यहां जिस समय, यानी कि जिस समय 1856 पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो वहां शासन किसका था, तो याद रखोगे वाजिद अली। किसका शासन था, वाजिद अली। अब कुछ बातें और बताऊंगा मैं आप लोगों को। 1848 से 1856 का काल बताओ जरा किसका था, बताओ बच्चों जरा। 1848 से 1856 का काल किसका था, तो याद रखोगे बच्चों डलहौजी। किसका था, डलहौजी। और डलहौजी ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, तो क्या याद रखोगे बच्चों, डॉक्टर ऑफ लॉब्स, डॉक्टर ऑफ लैब सिद्धांत, राज्य हड़प नीति। ठीक है, तीसरा क्या याद रखोगे, डॉक्टर ऑफ लैब सिद्धांत भी इसने दिया था। उसके बाद गोद निषेध विधि, गोद निषेध विधि। और उसके बाद क्या बच्चों याद रखोगे, राज्य हड़प नीति भी इसकी देन थी। डॉक्टर व्यपगत सिद्धांत, ये चारों बातें याद रखोगे बच्चों, व्यपगत सिद्धांत।
ठीक, कुछ बातें अगर मैं आपसे और डिस्कस करूं बच्चों, देखो 1848 में पहला राज्य, 1848 पर किस पर कब्जा किया था, तो याद रखोगे सतारा। ठीक है, 1848 में किस किस पर कब्जा किया था, सतारा, महाराष्ट्र। उसके बाद में 1849 में क्या हड़पा गया था, 1849 में तो संभलपुर। तो क्या हड़पा गया था बच्चों, संभलपुर। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1852 की, 1852 में बच्चों, 1852 में बच्चों, 1852 में तो क्या याद रखोगे, उदयपुर। और 1854 में क्या हड़पा गया था बच्चों, झांसी। क्या हड़पा गया था, झांसी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना आप लोगों के लिए। तो अंग्रेजों ने अवध पर सबसे पहली बार कब्जा कब किया था, तो क्या कहोगे, 1856। अगर मैं बात करूं 1848 से 1856 का काल किसका था, तो क्या कहोगे, लॉर्ड डलहौजी का। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो क्या कहोगे, डॉक्टर ऑफ लैप्स सिद्धांत। उसके बाद राज्य हड़प नीति उसी का ही नाम है। उसके बाद गोद निषेध विधि उसी का ही नाम है। और उसके बाद व्यपगत सिद्धांत भी किसकी देन है, तो क्या याद रखोगे, लॉर्ड डलहौजी की। उसके बाद अगर मैं बात करूं तार व्यवस्था, वो इसने दी थी। उसके बाद संचार व्यवस्था, वो इसने दी थी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए तार व्यवस्था इसी की देन है, संचार व्यवस्था उसी की देन है। और उसके बाद कहूं अगर मैं पहली ट्रेन, तो वो भी इसी की देन है। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। तो अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था, तो याद रखोगे 1856 में। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अंग्रेजों द्वारा पारित, अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम में भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया। अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम में भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम में भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया। ऑप्शंस, फर्स्ट आर्म्स एक्ट 1877, आर्म्स एक्ट 1877। उसके बाद आर्म एक्ट 1850, आर्म एक्ट 1855, आर्म एक्ट 1878। बताओ बच्चों जरा। तो अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम में भारतीयों को हथियार रखने से बिल्कुल मना कर दिया। बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो अगर मैं बात करूं, देखो बहुत ही ध्यान से, पहली बात तो ये बताओ कि अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम में भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या, आर्म एक्ट 1878। अगर आपसे कहा जाए बच्चों 1878 से 1880 का काल किसका था, 1878 से 1880 का काल, तो क्या कहोगे, लॉर्ड लिटिन। झंडू बाम टाइप का आदमी था बच्चों, लॉर्ड लिटिन। ठीक, इसने किस पर प्रतिबंध करवाया था, तो इसने एक एक्ट दिया था, वर्नाकुलर एक्ट। इस वर्नाकुलर एक्ट पर, प्रेस के लिए था बच्चों, अखबार के लिए, ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगाया। वर्नाकुलर एक्ट किसने दिया था, तो क्या कहोगे, लॉर्ड लिटिन ने। और क्या, अखबार पर प्रतिबंध। और वर्नाकुलर एक्ट से प्रतिबंध हटाया, लगाया किसने था, लॉर्ड लिटन। लगाया किसने था बच्चों, लॉर्ड लिटन ने। और हटाया किसने था, लॉर्ड रिपन ने।
लॉर्ड रिपन ने। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस अधिनियम द्वारा भारतों को हथियार रखने से मना कर दिया था, तो क्या कहोगे, आर्म एक्ट 1878, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? क्वेश्चन नंबर 8। किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, संवैधानिक उपचारों का उपबंध। संवैधानिक उपचारों का उपबंध। और उसके बाद क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद क्या कहोगे, धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता। देखो बहुत बढ़िया सवाल बना कि समानता का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? बच्चों देखो, अगर आपसे कहा जाए समानता का अधिकार, तो ये कहां से कहां तक है, तो क्या कहोगे, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18। कहां से कहां तक है बच्चों, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18। और अगर आपसे कहा जाए शोषण के विरुद्ध, तो क्या कहोगे, आर्टिकल 23 और 24। अगर आपसे कहा जाए संवैधानिक उपचारों का उपबंध, तो क्या कहोगे, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32। और इस आर्टिकल 32 के तहत देखो कितनी रिट जारी की गई थी, रिट, तो याद रखोगे बच्चों 5। और अगर आपसे कहा जाए धर्म की स्वतंत्रता, तो क्या कहोगे, 25 से लेकर के 28। ये आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो क्या याद रखोगे, 25 से लेकर के 28। ठीक है, तो समानता का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय कहा है, तो क्या याद रखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संवैधानिक उपचारों का उपबंध, मतलब आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संविधान का हृदय भी और संविधान की आत्मा भी। अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो आर्टिकल 14, राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा। राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिकल 15 की, राज्य लिंग जाति के आधार पर, राज्य लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 की अगर मैं बात करूं, 16, राज्य नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान करेगा। अगर बात करूं आर्टिकल 17 के, अस्पृश्यता का अंत, बहुत आता है। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अगर आपसे बात करूं बच्चों आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। क्या कहोगे बच्चों, उपाधियों का अंत। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, ये सारे के सारे भाग किसके हैं, तो मौलिक अधिकारों के हैं। ठीक, फंडामेंटल ऑफ राइट्स। ठीक, सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए?
तो देश क्या होगा? अमेरिका। कौन से भाग में रखे गए? भाग। तो भाग क्या कहोगे? 3। उसके बाद इसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? भारत का मैग्ना कार्टा। क्या कहोगे? भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का प्रपत्र। भारत का प्रपत्र। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल में, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या, तो क्या कहोगे? 7। क्या कहोगे बच्चों? 7। फिर उसके बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक, बहुत ध्यान से, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा। तो कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार। कौन सा हटा बच्चों? संपत्ति का अधिकार। देखो इसे रखा कहां गया है? पहले कहां था? याद रखोगे पहले, तो पहले कहां था? 19F। अब कहां है बच्चों? 300 क। इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखोगे, बहुत प्यारा सा सवाल है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक का हृदय और आत्मा कहा है? तो क्या कहोगे? संवैधानिक उपचारों का उपबंध। समानता का अधिकार का आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो याद रखोगे बच्चों 14 से लेकर के 18। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए शोषण के विरुद्ध, तो क्या कहोगे? 23-24। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का उपबंध कहां से कहां तक कहोगे? आर्टिकल 32। धर्म की स्वतंत्रता कहां से कहां तक कहोगे? तो क्या कहोगे? 25 से लेकर के 28। उसके बाद अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, 14 क्या कहता है? राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा। आर्टिकल 15 की अगर मैं बात करूं, तो क्या कहोगे? राज्य लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल, अगर मैं बात करूं बच्चों आर्टिकल 16 की, तो क्या कहोगे? राज्य नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान करेगा। आर्टिकल 17 की अगर मैं बात करूं, तो क्या कहोगे? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। अगर मैं आर्टिकल 18 की बात करूं, तो क्या कहोगे? उपाधियों का अंत। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, तो क्या कहोगे? अमेरिका। भाग कौन से में रखे गए? तो भाग 3। इन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का प्रपत्र। और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो क्या कहोगे? 7। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1978, वर्ष 1978 में कौन सा हटा है? तो क्या कहोगे? संपत्ति का अधिकार। पहले कहां रखा जाता? तो क्या कहोगे? 19F में। और अब कहां रखा गया बच्चों? 300 क्या में। ये बात भी याद रखोगे, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? आप लोगों के लिए देखो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन 1 है, लेकिन उसमें आंसर देखो आप कितनों का दे पा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? भारतीय संविधान के, अगर आपसे बात की जाए भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया है? बहुत प्यारा सवाल। भारत संविधान के किस भाग में, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया है? बहुत बार आ चुका है बच्चों। नगर पालिकाओं के बारे में बताया है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है भाग 3। ऑप्शन सेकंड है बच्चों भाग 4। ऑप्शन थर्ड है बच्चों भाग 9। और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों भाग 9A। ठीक, तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया है? बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो अगर आपसे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से भाग 3, तो भाग 3 में क्या रखा गया? तो क्या कहोगे? मौलिक अधिकार। क्या रखे गए? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या रखे गए? ये कौन से देश से लिए गए? तो क्या कहोगे? अमेरिका।
भाग 4 में क्या रखे गए, तो नीति नहीं दे सकता, तो ये कौन से देश से लिए गए, तो याद रखोगे आयरलैंड। भाग 9 में क्या रखा गया। अब ये दो बहुत महत्वपूर्ण भाग है बच्चों। देखो, अगर आपसे कहा जाए जो टोटल भाग है, टोटल भाग कितने हैं, 22। वैसे तो वर्तमान में 25 है बच्चों, ठीक है ना। 22 की अगर मैं बात करूं तो बात चल रही है भाग 9 और भाग 9A की। भाग 9, उसके भाग 9A, उसके बाद बच्चों भाग 9B, भाग 9B। ये 3 भाग है आप लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं भाग 9 की, अगर मैं बात करूं बच्चों भाग 9 की, तो भाग 9 में देखो 3 बातें याद रखेंगे। पहली बात क्या, अनुसूची। इसका संबंध कौन सी अनुसूची से है, तो अनुसूची के मैं बारे में बात करूं तो इसका संबंध किससे, 11वीं से है। कौन सी अनुसूची से, 11वीं से। कब चेंजिंग हुआ था बच्चों, तो क्या कहोगे, 73वां संविधान संशोधन। पहली बात 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, पहली बात। ठीक, अनुसूची कौन सी है, तो क्या कहोगे 11वीं। और इस 9वें भाग का संबंध किससे है, तो क्या याद रखोगे, ग्राम पंचायत। किससे बच्चों इसका संबंध, ग्राम पंचायत से। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों ये कब जोड़ा गया था, तो क्या कहोगे 24 अप्रैल 1993। अगर आपसे कहा जाए कि भाग 9 में कुल विषयों की संख्या, तो क्या याद रखोगे, 29। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। इसका संबंध किससे, ग्राम पंचायत से। लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में। कौन सी अनुसूची, अनुसूची से संबंध है, तो क्या कहोगे 11वीं। और 73वां संविधान संशोधन इसी के अंतर्गत हुआ था। और इसमें टोटल विषय कितने, तो क्या याद रखोगे, 29। और अगर अब मैं बात करूं बच्चों भाग 9 की, तो भाग 9 देखो बहुत ध्यान से, इसका संबंध किससे, संबंध, तो इसका संबंध किससे, 74वें संविधान संशोधन। उसके बाद अनुसूची 12वीं। और उसके बाद इसका संबंध किससे, शहरी विकास। इसमें कुल विषय, तो क्या याद रखोगे बच्चों, 18। इसमें टोटल विषय कितने थे, 18। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि भाग 9B, भाग 9B का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे बच्चों, बहुत ध्यान से, तो क्या याद कहोगे, देखो भाग 9B, तो कौन सा संवैधानिक संशोधन है, तो क्या कहोगे 97वां संवैधानिक संशोधन, 97वां। 97वां संवैधानिक संशोधन। और अगर आपसे कहा जाए इसका संबंध किससे, तो क्या कहोगे, सहकारी समिति। किससे, सहकारी समिति। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है, तो नगर पालिकाओं का उल्लेख किसमें है बच्चों, भाग 9A। जाने कितनी बार पेपरों में आ चुका। फिर मैं बताया कि भाग 3 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, मौलिक अधिकारों से। भाग 4 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, नीति निर्देशक तत्वों से। और भाग 9 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, ग्राम पंचायत। और भाग 9A का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, शहरी विकास, मतलब नगर पालिका। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था। हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया, किस ऑपरेशन के तहत
भारत में मिलाया गया। हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन ऑपरेशन जीरो। ऑपरेशन मित्र। ये चार ऑप्शन है। हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया? हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो। चलो बच्चों देखो, अब मैं आपसे अगर मैं बात करूं, देखो यहां रियासत आपकी तीन थी, जो भारत में रियासत थी। टोटल रियासत कितनी थी? तीन। यहां से क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। तीन कौन कौन सी थी याद रखोगे? एक तो जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी थी बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी देशी रियासत कौन सी थी तो क्या कहोगे? जूनागढ़। और तीसरी कौन सी थी? हैदराबाद। ठीक, अब सवाल क्या पूछता है पेपर में? पेपर बनाने वाला सवाल क्या पूछता है कि जम्मू एंड कश्मीर को कैसे मिलाया गया था? तो क्या कहोगे? विलय पत्र द्वारा। यूपी पुलिस में भी आया था विलय पत्र द्वारा। हैदराबाद रियासत को यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रियासत को भारत में किस तरीके से मिलाया गया था? तो क्या कहोगे? विलय पत्र द्वारा। उसके बाद जूनागढ़ रियासत को तो क्या कहोगे? जनमत संग्रह के आधार के द्वारा। और हैदराबाद को कैसे मिलाया था? तो क्या कहोगे बच्चों? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। कैसे मिलाया गया? तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा। तो हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया? तो कब मिलाया गया था बच्चों? सबसे पहली बात तो एक याद रखोगे आप लोग, क्या सहायक संधि किस किस के? सहायक संधि सबसे शुरू में कहां हुई थी? सहायक संधि किस किस के बीच हुई थी? तो क्या कहोगे? हैदराबाद के निजाम और वेलेजली के बीच। ठीक, हैदराबाद रियासत को कौन से साल मिलाया गया था? तो याद रखोगे 1948। इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे। रियासत तीन प्रकार की थी। जम्मू एंड कश्मीर को कैसे मिलाया था? विलय पत्र द्वारा। जूनागढ़ को किसे मिलाया था? तो क्या कहोगे? जनमत संग्रह के आधार के द्वारा। और उसके बाद हैदराबाद को कैसे मिलाया था? पुलिस कार्रवाई द्वारा। और इसके तहत बच्चों कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन पोलो। जब पुलिस कार्रवाई ने जो ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। ठीक, इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे। तो हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया था? तो क्या कहोगे? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन क्या कहोगे? पोलो। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों कि मल्लिका साराभाई विख्यात नृत्यांगना है। प्रसिद्ध नृत्यांगना है। देखो इस सवाल में पक्का चाहे आप कोई सी भी शिफ्ट में पहुंच जाना, इस सवाल से जरूर क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा ही होगा। तो इस सवाल को बिल्कुल अच्छे से रटें। देखो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? इसका पहला ऑप्शन क्या है? तो क्या कहोगे? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी, दूसरा क्या याद रखोगे? भरतनाट्यम। तीसरा क्या कहोगे? भरतनाट्यम और कथक। भरतनाट्यम
कथक। तीसरा जो होगा बच्चों, तीसरा क्या होगा, भरतनाट्यम और उड़ीसा। चौथा जो होगा बच्चों, चौथा क्या होगा, कुचिपुड़ी और कथक। तो बताओ जरा, कुचिपुड़ी और क्या कहोगे, कथक। कुचिपुड़ी और क्या कहोगे बच्चों, कथक। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की अगर मैं बात करूं, शास्त्रीय, तो शास्त्रीय नृत्य टोटल कितने, 8। टोटल कितने बच्चों, 8। 8 कौन कौन से, सबसे पहले भरतनाट्यम, क्योंकि सबसे पुराना तो कहां का है बताओ जरा, तो क्या कहोगे, तमिलनाडु, पहला। उसके बाद बच्चों भरतनाट्यम के बाद बताओ जरा, भरतनाट्यम के बाद कौन सा है, तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, कुचिपुड़ी, कथक, कुचिपुड़ी, कहां का है बच्चों बताओ जरा, आंध्र प्रदेश। ओडिसी, कहां का है, उड़ीसा। मणिपुरी, तो ये कहां का है, मणिपुर का। ठीक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसा, मणिपुरी। उसके बाद बात याद रखोगे बच्चों, ठीक, मणिपुरी, उसके बाद कथकली, उसके बाद मोहिनीअट्टम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथकली, मोहिनीअट्टम। कहां का है, केरल का, मोहिनीअट्टम। ये भी कहां का है बच्चों, केरल का। कथक, ये कहां का है, उत्तर भारत का। ठीक, सबसे पहले भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उसके बाद बच्चों भरतनाट्यम क्या कहोगे, तमिलनाडु। उसके बाद कथक क्या कहोगे, उत्तर भारत का। उसके बाद उड़ीसी क्या कहोगे, उड़ीसा का। मणिपुरी क्या कहोगे बच्चों बताओ जरा, मणिपुर का। कथकली कहां का कहोगे, तो क्या कहोगे, केरल का। और अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, तो उड़ीसा। उसके बाद मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी कहां का, तो क्या याद रखोगे बच्चों, केरल का। और सबसे नवीनतम कौन सा, सबसे नवीनतम बच्चों, नवीनतम तो क्या याद रखोगे, सतरिया। कब जुड़ा था, सन 2000। कब जुड़ा था, सन 2000। तो क्या, कहां का है, असम का। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो यहां से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप कर लिया जाता है क्या, तो अगर आपसे कहा जाए भरतनाट्यम तो क्या कहोगे, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहां का, तो याद रखोगे आंध्र प्रदेश। ओडिशा कहां का, तो क्या कहोगे, उड़ीसा का। मणिपुरी कहां का, तो याद रखोगे मणिपुर का। कथकली कहां का, तो केरल का। मोहिनीअट्टम कहां का, केरल का। कथक कहां का, तो क्या कहोगे, उत्तर भारत का। सतरिया कहां का, तो क्या कहोगे, कहां कहोगे बच्चों, असम का। और इसे भारत के उसमें कब जोड़ा गया था, तो क्या याद रखोगे, सन 2000 में। अगर आपसे कहा जाए बच्चों शास्त्रीय भाषा, अगर आपसे कहा जाए शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषाओं के बारे में अगर मैं बात करूं, शास्त्रीय भाषाओं के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वो टोटल कितनी है, 6 शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषा की बात करूं तो कितनी, 6। कितनी बच्चों, 6। कितनी, 6। 6 कौन कौन सी बच्चों, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तमिल, कॉपी में नोट्स जरूर लिखें इसके, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। ये 6 के 6 क्या है बच्चों, शास्त्रीय भाषा। अगर आपसे बात की जाए नवीनतम शास्त्रीय भाषा, तो क्या कहोगे, उड़िया। नवीनतम, तो क्या कहोगे बच्चों, उड़िया। तो वहां सवाल आया था कि मल्लिका साराभाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो किसकी, तो क्या कहोगे, कुचिपुड़ी और क्या, भरतनाट्यम की। किसकी बच्चों, कुचिपुड़ी और क्या, भरतनाट्यम की। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो,
बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। झावेरी बहन का संबंध इनमें से किस नृत्य से है? झावेरी बहन का संबंध इनमें से किस नृत्य से है? ऑप्शंस फर्स्ट, मणिपुरी, सतरिया, मणिपुरी, सतरिया, उसके बाद बच्चों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, कथकली, कथकली। देखो मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा बच्चों इस सवाल से रिलेटेड। झावेरी बहन या किसका किससे संबंध है? तो बच्चों सबसे पहले देखो हेडिंग डालो भरतनाट्यम, यहां से सवाल पक्का पूछा जाएगा। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम करने वाली 3 फेमस कैंडिडेट कौन कौन सी? यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरी याद रखोगे रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरी क्या होगी बच्चों? रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी, तीसरी क्या होगी? तीसरी क्या होगी बच्चों? मृणालिनी साराभाई। देखो जो भरतनाट्यम है बच्चों वो कौन कौन करती है? तो क्या कहोगे? यामिनी कृष्णमूर्ति। एक नाम आपको जरूर दिखाई देगा एसएससी में यहां से। भरतनाट्यम कौन कौन सी करती है? यामिनी कृष्णमूर्ति, उसके बाद रुक्मणी देवी, और तीसरा क्या? मृणालिनी साराभाई। अगर आपसे कहा जाए इनमें सबसे पुरानी नृत्यांगना तो क्या कहोगे? रुक्मणी देवी सबसे पुरानी। सबसे पुरानी नृत्यांगना। तो भरतनाट्यम कौन कौन करती है? यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई। अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी कौन कौन करेगी? बहुत ध्यान से, यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कौन कौन करेगी? यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। 2 नाम याद रखोगे, यामिनी कृष्णमूर्ति, और दूसरा क्या याद रखोगे? राधा रेड्डी। बच्चों क्या याद रखोगे? राधा रेड्डी। अगर मैं बात करूं बच्चों सतरिया की, तो सतरिया देखो सबसे नवीनतम डांस है, सन 2000 में जोड़ा गया था। इसके कौन है बच्चों? शंकर देव। से सतरिया और से क्या कहोगे? शंकर देव। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों ओडिसी, ओडिसी डांस, ओडिसी डांस कौन करती है? ओडिसी। तो ओडिसी के लिए याद रखोगे बच्चों कौन सा? केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्राही। केलुचरण महापात्रा पहला कैंडिडेट, संयुक्ता पाणिग्राही। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कथक, कथक कौन कौन करेगा? बहुत ही ध्यान से कथक, क्योंकि कथक बहुत बार पूछा जा चुका है। कथक, तो कथक कौन करेगा बच्चों? 3 कैंडिडेट के बारे में याद रखेंगे कथक। एक तो बिरजू महाराज, जो महाराज लोग होते हैं वो करते हैं कथक। बिरजू महाराज। दूसरा कौन सा? लच्छू महाराज। दूसरा कौन है? लच्छू महाराज। और तीसरा कौन है बच्चों? सितारा देवी। एक नाम जरूर दिखाई देगा बच्चों इनमें, सितारा देवी।
तो यहां देखो भरतनाट्यम करने वाले कितने कैंडिडेट थे, तो क्या कहोगे यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, और तीसरा क्या कहोगे मृणालिनी साराभाई। उसके बाद कुचिपुड़ी कौन कौन करती है, देखो ये आपकी ये कैंडिडेट यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम भी करती है, और ये क्या क्या बच्चों बताओ जरा, कुचिपुड़ी भी करती है। उसके बाद सतरिया कौन करता है, शंकर देव। उसके बाद ओडिसी कौन करती है, केलुचरण महापात्रा और संयुक्ता पाणिग्राही। और कथक कौन कौन करेगा, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और क्या कहोगे सितारा देवी। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों मणिपुरी, तो मणिपुरी कौन करेगी, झावेरी बहन। मणिपुरी कौन करेगी, झावेरी बहन। कौन करेगी, झावेरी बहन। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कौन कौन करती है बताओ जरा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम कौन कौन करेगा बच्चों, कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, पहला नाम। दूसरा नाम श्रीदेवी, बहुत बार पेपरों में पूछा गया, जो एक्टर थी। तीसरा नाम हेमा मालिनी, तीसरा नाम हेमा मालिनी। और बच्चों इसी से रिलेटेड चौथा नाम क्या होगा, तो चौथा नाम क्या होगा, भारती शिवाजी। क्या नाम होगा बच्चों, भारती शिवाजी। देखो ये एक सेट ऐसा तैयार हो चुका है आपके लिए जिससे सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बचेगा एसएससी जीडी का जिससे इस स्लाइड से एग्जाम में क्वेश्चंस ना आए। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे, तो क्या कहोगे भरतनाट्यम से। उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी का संबंध किससे, तो क्या कहोगे कुचिपुड़ी से। शंकर देव का संबंध किससे, तो क्या कहोगे सतरिया से। उसके बाद केलुचरण महापात्रा और संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किससे, तो क्या याद रखोगे ओडिशा से। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कथक कौन कौन करते हैं, तो क्या कहोगे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और क्या कहोगे सितारा देवी। और मणिपुरी कौन करते, तो क्या कहोगे झावेरी बहन। और मोहिनी अट्टम देखो कल्याणी अम्मा, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, और क्या कहोगे भारती शिवाजी। ये क्या करते हैं, तो क्या कहोगे मोहिनी अट्टम डांस। तो वहां जो सवाल पूछा गया था झावेरी बहन का संबंध इनमें से किस नृत्य से है, तो क्या याद रखोगे बच्चों, मणिपुरी। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही प्यारा। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13। देखो 13 सवाल क्या कहता है, वायसराय भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1800 तैयार किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा वायसराय 1884 में तैयार किए गए इल्बर्ट बिल से संबंध रखता था। ठीक, भारत का कौन सा वायसराय, ठीक 1884 में तैयार किए गए इल्बर्ट बिल से संबंध रखता था। देखो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। उसके बाद बच्चों क्या, लॉर्ड डफरिन। क्या बच्चों, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड होर्डिंग। ठीक, ये सवाल है आपका, बहुत प्यारा सा सवाल कि भारत में कौन सा वायसराय 1884 में तैयार किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित रखता था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं देखो लॉर्ड रिपन की, तो लॉर्ड रिपन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बढ़िया सा सवाल बनेगा। स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक तो कौन था बच्चों, लॉर्ड रिपन। ठीक, लॉर्ड रिपन के अगर कार्यों की बात करें, लॉर्ड रिपन, तो इनके बारे में क्या क्या फेमस बातें हैं, तो क्या कहोगे स्थानीय
स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? तो याद रखोगे बच्चों लॉर्ड रिपन। उसके बाद बच्चों वैज्ञानिक जनगणना, शिक्षा संबंधी हंटर आयोग, शिक्षा संबंधी हंटर आयोग, उसका भी संबंध किससे है? तो क्या याद रखोगे बच्चों, किससे है? लॉर्ड रिपन से। कब आया था? 1882। इल्बर्ट बिल, कब आया था? 1884। कब आया था? 1884। उसके बाद बच्चों नियमित जनगणना, ये भी कब स्टार्टिंग हुई थी? 1884। और किसके काल से शुरू हुई थी? लॉर्ड रिपन। किसके काल से? लॉर्ड रिपन। अगर मैं वहां बात करूं बच्चों, देखो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मेयो की बात करूं तो क्या कहोगे? 1872 में जनगणना शुरू कराई। 1872 में जनगणना शुरू। उसके बाद अगर लॉर्ड डफरिन के बारे में बात करो तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना। और लॉर्ड होल्डिंग की बात करूं तो बच्चों क्या कहोगे? कलकत्ता से राजधानी दिल्ली। ठीक। कब? 1911 में तो प्रस्तावित हुई थी, और उसके बाद मान्यता कब मिली थी? 1912। ठीक। किसका आयोजन हुआ था? बताओ बच्चों जरा। तो क्या कहोगे? जब राजधानी हमारी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई तो किसका आयोजन हुआ था? तो क्या कहोगे? दिल्ली दरबार। उस समय भारत कौन आया था? तो क्या याद रखोगे? जॉर्ज पंचम। ये सवाल आपका एनटीपीसी में पूछा गया है कि जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो उस समय भारत में कौन आया था? तो क्या याद रखोगे? जॉर्ज पंचम। इतनी बातें इस सवाल से याद रखेंगे। तो भारत का कौन सा वायसराय 1884 में तैयार किए गए इल्बर्ट बिल से संबंध रखता है? तो क्या कहोगे? लॉर्ड रिपन। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहेगा? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहेगा बच्चों आज का? 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का लोगो क्या था? ठीक। ऑप्शंस फर्स्ट बंदूक, कमल, कंपल, कमल और चपाती। बताओ जरा। 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का जो लोगो था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चपाती। देखो अगर आपसे कहा जाए 1857 की क्रांति का मुख्य नायक, तो कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था? तो क्या कहोगे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक। वो बंदूक जिसमें मुंह से लगे, यानी कि गाय व सुअर की चर्बी से मिले कारतूस लगते थे, तो क्या कहोगे? एनफील्ड। एनफील्ड क्या थी? बंदूक जिसमें गाय व सुअर की चर्बी के कारतूस लगते थे, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी के कारतूस लगते थे, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी से मिले कारतूस लगते थे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बहुत ध्यान से, लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ तो बेगम हजरत महल। दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली
बताओ जरा बच्चों, दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? बताओ जरा। बहादुर शाह जफर। कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? कानपुर 1857 की क्रांति में कानपुर में। तो क्या कहोगे बच्चों? तात्या टापे। बिहार में बच्चों, बिहार में तो क्या कहोगे? कुंवर जगदीश सिंह। झांसी में बच्चों, झांसी में तो झांसी में किसने किया था? तो बताओ जरा। रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद इलाहाबाद। इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों याद रखोगे, लियाकत अली। उसके बाद बच्चों फैजाबाद, अजीमुल्ला। धीरे धीरे ऐसे ही बच्चों सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट होते चले जाएंगे। देखो 1857 में जो कैंडिडेट था उसका मुख्य नायक क्या था? मंगल पांडे। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था? तो क्या कहोगे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। वो बंदूक कौन सी थी जिसमें गाय व सुअर की चर्बी में से मिले कारतूस लगते थे? तो उसका नाम क्या था? एनफील्ड। ठीक है। उसके बाद लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। अगर आपसे कहा जाए इस पूरी की पूरी क्रांति का सबसे कमजोर कड़ी पूरी क्रांति की पूरी क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी तो कौन था बच्चों? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। स्क्रीन शॉट लें प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है आप सबके लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों। अभी तबीयत खराब चल रही है बच्चों, इस वजह से मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन की सीरीज नहीं दे पा रहा हूं। उसके लिए बच्चों प्लीज भगवान से प्रेयर करें कि जल्दी जल्दी ठीक हूं और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, कौन सा गवर्नर जनरल ठीक ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखता था? भारत का कौन सा गवर्नर जनरल, क्वेश्चन बच्चों खुद ही तैयार करने पड़ते हैं। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखता था? कविता लिखता था। ऑप्शंस फर्स्ट लॉर्ड लिटन, सेकंड कॉर्नवालिस, चार्ल्स मैटकॉफ, वेलेजली। ठीक। देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक कौन कैंडिडेट ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखता था? बड़ा झंडू बाम टाइप आदमी था जिसका नाम क्या था बच्चों? लॉर्ड लिटिन। नाम क्या था? लॉर्ड लिटिन। इसका काल जो था बच्चों, देखो इसने क्या लगाया था? वर्नाकुलर एक्ट। उसके बाद कॉर्नवालिस ने बताओ जरा क्या कहा था? तो क्या कहोगे? बहुत ही ध्यान से बच्चों, सिविल सेवा का जनक। सिविल सेवा का जनक।
ये सारे के सारे झंडू बाम थे बच्चों, सिविल सेवा का जनक। अगर आपसे कहा जाए चार्ल्स मैटकॉफ, तो प्रेस से प्रतिबंध हटाया, जो मीडिया है प्रेस से प्रतिबंध हटाया। और अगर आपसे वेलेजली के बारे में कहा जाए प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। सहायक संधि की, क्या की? सहायक संधि। तो भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था, तो उसका नाम क्या था? झंडू बाम लॉर्ड लिटिल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल, ये 5-6 सवाल याद रखोगे। बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ये 6 सवाल हैं जो हर पेपर में इर्द गिर्द घूमते रहे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखो यहां गवर्नर है, वर्ड क्या आ चुका? जनरल। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स। भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल भारत का, तो क्या याद रखोगे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, क्या याद रखोगे बच्चों? विलियम बेंटिक। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत का पहला वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे कहा जाए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो क्या कहोगे बच्चों? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो क्या याद रखोगे? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो क्या याद रखोगे बच्चों? बताओ जरा। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। यहां से एक सवाल जरूर दिखाई देगा आपको, क्या कि भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखता था, तो क्या कहोगे? झंडू बाम लॉर्ड लिटिल। इसने कौन सा एक्ट लगाया था, तो क्या कहोगे? वर्नाकुलर एक्ट। कॉर्नवालिस ने क्या दिया था? सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। चार्ल्स मैटकॉफ को क्या कहोगे? प्रेस से प्रतिबंध हटाया। और वेलेजली के बारे में क्या याद रखोगे? प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। और इसी के समय में क्या हुई थी बच्चों? सहायक संधि हुई थी। और अगर आपसे कहा जाए बंगाल का गवर्नर कौन है, तो क्या कहोगे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम